हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो? हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो इसमें पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट पढ़ा, फिर वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, फिर हमने पढ़ी इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, फिर हमने पढ़ा हु वेयर द वीवर्स, वीवर्स कौन होते थे, फिर डिक्लाइन। आज हमारा सब टॉपिक है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो क्या वजह थी कि ये जो इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे इन पे क्या असर पड़ा, कैसे पड़ा, जब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने क्या असरार डाले इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स पे। इसकी बहुत सी वजह हैं। पहली वजह ये है, देयर वाज ए टफ कंपटीशन बिटवीन इंडियन टेक्सटाइल्स एंड ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट्स। अब बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो गया इंडियन टेक्सटाइल में और ब्रिटिश टेक्सटाइल में। कहाँ पे? अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स में। सेकेंड पॉइंट है, ब्रिटेन हैड इम्पोज्ड हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन टेक्सटाइल। ब्रिटेन ने क्या किया? हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, टैक्स लगा दिया इंडियन टेक्सटाइल पे। थर्ड पॉइंट है, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिशर्स गेन्ड कंट्रोल ओवर अफ्रीकन, अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट्स। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, बिगिनिंग में ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया किस पे? अफ्रीकन, अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट पे, बाजार पे। द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स रिड्यूस्ड। तो क्या हो गया? जब उनका कंट्रोल बढ़ गया तो इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो गई, रिजल्टिंग इन बिग लॉस फॉर द इंडियन वीवर्स। तो इसका नुकसान इंडियन वीवर्स को होने लगा। द इंडियन वीवर्स वेयर बैडली हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसकी वजह क्या हो गई कि उनमें अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। English and European companies stopped buying Indian goods and their agents were not providing advance to secure supplies. जो इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज थे उन्होंने स्टॉप कर दिया इंडियन गुड्स को खरीदना और एजेंट्स ने उन्हें एडवांस देना भी बंद कर दिया। Finally the weavers had to write petition to the government. उन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि उन्हें मदद की जाए। द सिचुएशन गॉट वर्स व्हेन इन 1830s। क्या हो गया? इसकी सिचुएशन और ख़राब हो गई 1830s में। ब्रिटिश कॉटन ओवरटुक द इंडियन मार्केट। अब इंडियन मार्केट में ब्रिटिश कॉटन आने लगा एज देयर वाज ह्यूज इनफ्लो ऑफ द कॉटन फ्रॉम ब्रिटेन। बहुत ज़्यादा कॉटन आने लगा ब्रिटेन से। नॉट ओनली दिस, खाली यही नहीं, बाय 1880s सेकेंड थर्ड कॉटन क्लोथ्स विच वेयर worn बाय द इंडियंस वेयर मेड ऑफ कॉटन विच वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। जो ब्रिटेन से इम्पोर्ट होता था वो इंडियंस पहनने लगे। दिस मेड मैनी इंडियन वीवर्स एंड स्पिनर्स जॉबलेस। तो क्या हो गया? इसकी वजह से जो वीवर्स थे और स्पिनर्स थे वो उनका कामकाज कुछ नहीं रहा। However, handloom weaving still existed for some reasons, like some clothes were not supplied by the machines. For example, saris with intricate border or cloth with traditional woven pattern were not manufactured by machines. जो इनके बॉर्डर थे साड़ीज के, ये नहीं बनाए जाते थे। Coarse cloth used by the poor was not produced by the British textiles. जो सस्ता कपड़ा था जो गरीब लोग पहनते थे वो भी ब्रिटिशर्स नहीं बनाते थे। शोलापुर in western India and Madura of South India became important centers of weaving in the late 19th century.
Even Mahatma Gandhi during the national movement urged people to boycott English textile. महात्मा गांधी ने भी मूवमेंट चलाई कि बाहर के कपड़े को बायकॉट करो एंड यूज हैंड वोवन खादी, और बढ़ावा दिया कि हाथ से बने हुई खादी को अपनाओ. दिस लेटर ऑन बिकेम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म. तो ये बाद में एक सिंबल बन गया नेशनलिज्म का, ड्यू टू विच चरखा वाज पुट ऑन द फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में जो फ्लैग था उसके बीचों बीच चरखा बनने लगा. यही मेन वजह थी. Weavers and spinners who became jobless finally choose other job options. For example, some became farmers or left for Africa and South America in search of work, or many went to Bombay, Ahmedabad, Sholapur, Nagpur and Kanpur to work in cotton mills. जो वीवर्स और स्पिनर्स थे वो तो काम काज के बगैर हो गए, तो आखिर क्या हो गया, उन्हें काम ढूंढने के लिए दूसरी जगहों पे जाना पड़ा, या उन्होंने दूसरे काम ढूंढ लिए, जैसे कि ज़मींदारी करने लगे, या अफ्रीका के लिए चले गए, साउथ अमेरिका चले गए. किसके लिए? काम ढूंढने के लिए. बॉम्बे चले गए, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर जैसी जगहों पे वो कॉटन मिल में काम करने के लिए चले गए. कॉटन मिल्स कम अप. अब कॉटन मिल्स थोड़ा ऊपर चढ़ने लगी. फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप एट बॉम्बे इन 1854. पहली जो कॉटन मिल है वो बॉम्बे में 1854 में बनी. बॉम्बे फ्रॉम द अर्ली 19th century grew as an important port for the export of raw cotton from India to England and China. जो बॉम्बे थे जगह थी, ये क्या बन गई, 19th सेंचुरी में इम्पोर्टेंट पोर्ट बन गया एक्सपोर्ट के लिए. रॉ कॉटन जो था वो इंडिया से इंग्लैंड और चाइना के लिए जाता था. इट वॉज ऑल्सो क्लोज टू वेस्टर्न इंडिया विच हैड ब्लैक सॉइल फिट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन. सो इट वॉज ईजी फॉर देम टू procure raw material from nearby places. By 1900, there were over 84 mills. 1900 में बन गई, which were operating in Bombay, जो बॉम्बे में ऑपरेट की जाती थी, and most of them were established by the पारसीज और गुजरातीज. जो किन्होंने इस्टेब्लिश की, पारसीज और गुजरातीज ने. The cotton mills were present in other cities also. For example, the first mill at Ahmedabad was started in 1861 and a mill in Kanpur was also established after that. Many poor peasants, artisans and agricultural laborers moved to the cities to work in these mills. बहुत से लोग अब इन मिल्स में काम करने के लिए जाने लगे. In the initial years, शुरू के सालों में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेसड मैनी प्रॉब्लम्स. शुरू में तो कोई भी काम करो तो उसके लिए तो बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. एज देयर वॉज टफ कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो और बहुत सख्त कंपटीशन था, बहुत टफ कंपटीशन था फॉरेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ. The support which Indian textile industries first received from the Britishers were during the First World War, when they received the order to produce cloth for military. कब फ़ायदा हुआ इनको? जब इन्होंने पहला ऑर्डर फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब इन्होंने रिसीव किया एक ऑर्डर, किसके लिए? मिलिट्री क्लॉथ के लिए. अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक आ जाता है द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील. The story at Indian Steel should begin with the famous story of Tipu Sultan, who was king of Mysore till 1799. जो ये इंडियन स्टील की स्टोरी है, ये स्टार्ट होती है कहाँ से? फेमस स्टोरी एक है टीपू सुल्तान जो बादशाह था मैसूर का 1799 तक.
ही फॉट 4 wars. इन्होंने 4 जंगें लड़ी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट with his legendary sword. This sword means तलवार, is now displayed in a museum. इसे म्यूजियम में रखा गया है इंग्लैंड में. The specialty of the sword was that it was made of high carbon steel known as woods that could easily rip the enemy's armor. ये जो है ये म्यूजियम में स्वॉर्ड रखी गई है, तलवार रखी गई है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है? जो ये स्वॉर्ड है ये हाई कार्बन स्टील से बनी है जिसे वुड्स कहा जाता है. दैट कुड, ये इसके जो दुश्मन के जो हथियार हैं उन्हें रिप कर जाती है, अंदर चली जाती है उनमें. वुड्स इज प्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया. जो वुड्स है ये साउथ इंडिया में प्रोड्यूस होता है. स्वर्ड्स मेड अप ऑफ दिस स्टील हैड ए शार्प एज. जो इस वुड से जो तलवारें बनती हैं उनकी जो धार है वो बहुत तेज होती है. विद ए फ्लोइंग वाटर पैटर्न. ऐसे इसकी धार इस तरह से होती है जैसे ये पानी गिर रहा है. द पैटर्न वॉज ड्यू टू द वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन. फ्रांसिस बचन gave an account on how this wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. According to him, iron was mixed with charcoal and put inside small clay pots, keeping intricate control of temperatures. The smelters produced steel ingots that were used for sword making not just in India but in West and Central Asia too. Woods is an anglicized version of the Kannada word uku, Telugu buku, and Tamil word urku, which mean steel. ये दूसरी लैंग्वेज में स्टील के नाम हैं. Many European scientists were fascinated with the Indian steel woods. Michael Faraday spent 4 years in studying the properties of woods, but soon the process of making wood steel declined. मगर क्या हुआ कि जल्दी ही इसकी जो वुड्स की जो डिक्लाइनिंग थी ये शुरू हो गई. बिकॉज द स्वॉर्ड एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाइड एज इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द वेरियस यूरोपियन पावर्स. जैसे ही यूरोपियन पावर्स इंडिया में बढ़ गया तो ये जो स्वॉर्ड आर्मर जो थे इंडस्ट्री थी ये ख़त्म होने लगी. द आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड डिस्प्लेड. अब बाहर से आयरन और स्टील के आर्मर जो थे वो आने लगे. डिस्प्लेड द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस्ड बाय द क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडिया. मटेरियल तो वहाँ से आने लगा मगर बनता कहाँ था? इंडिया में. यहाँ के क्राफ्ट्समैन बनाते थे. प्रोड्यूस्ड बाय द क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडिया. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.